Hello everyone, this is Pooja and welcome to HP Studies. I hope you all are doing great. So जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने YouTube पे एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं. अभी हमने स्टार्ट किया था आपका जो जून 2021 में जो आपका HP टेट का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना स्टार्ट किए थे. तो अभी तक मैंने आपके 2 पेपर डिस्कस कर दिए हैं जिसमें आपका नॉन मेडिकल का पेपर रहा है, दूसरा आपका आर्ट्स का पेपर रहा है. आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपका मेडिकल का पेपर, यानी उसका जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो सेक्शन रहता है, साइकोलॉजी का जो सेक्शन रहता है जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस रहते हैं. आज वो मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ कि कौन सी ऑफिशियल की के साथ के हिसाब से आपके राइट आंसर रहते हैं. आज वो मैं डिस्कस करूंगी. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट जो है वो आप HP TGT कमीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका नॉन मेडिकल का आपका एग्जाम है तो उनका सेकेंड ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है जो आपका 28 सितंबर से स्टार्ट होगा. जो भी स्टूडेंट्स ये बैच लेना चाहते हैं वो निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं और बैच परचेज कर सकते हैं. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज मैं डिस्कस करूंगी आपका जो मेडिकल का पेपर रहा था जून 2021 में, उसका साइकोलॉजी सेक्शन को डिस्कस करेंगे. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एबिंगहॉस हैज डन द पायनियरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन, यानी एबिंगहॉस ने जो आपका अग्रणी प्रयोग किए थे वो किस पर किया था? आपका परसेप्शन था, इमोशंस था, मेमोरी था या आपका थिंकिंग था? तो ये आपके ऑप्शंस हैं. तो जो आपका राइट आंसर है जिसमें एबिंगहॉस ने आपका पायनियरिंग एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था आपका किस पे? मेमोरी बेस्ड. तो ये किस पे बेस्ड था? ये था आपका मेमोरी पे बेस्ड. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, यानी आपका व्यक्तिगत मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो कौन है इंडिविजुअल साइकोलॉजी के फादर? आपके हल हैं, आपके थॉर्नडाइक हैं, बिने हैं, आपका एडलर है. तो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो अल्फ्रेड एडलर हैं वो है आपके इंडिविजुअल साइकोलॉजी के क्या है? फादर. इनको फादर माना जाता है. थर्ड क्वेश्चन है, लॉ ऑफ इफेक्ट वाज कॉइन्ड बाय, तो जो आपका प्रभाव का नियम है वो किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर ने दिया है, पावलव ने दिया है, कोहलर ने दिया है, आपके थॉर्नडाइक ने दिया है? तो किसने दिया है ये? तो आपका जो लॉ ऑफ इफेक्ट है जो आपका दिया है तो दिया आपका थॉर्नडाइक ने, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा. यानी अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो जो आपका थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ लर्निंग की बात की थी, अपनी ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो इन्होंने दी है उसमें इन्होंने बात की आपके लॉ एंड इफेक्ट की. ठीक है. बाकी ऑप्शन को देखिए, कोहलर ने दी थी आपकी इनसाइट थ्योरी, पावलव ने दी थी आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और स्किनर ने दी थी आपकी कौन सी? ऑपरेंट कंडीशनिंग. ठीक है. ये थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए. ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन पे अब हम आते हैं. तो फोर्थ क्वेश्चन है आपके, आर्केटाइप इज अ टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद, जो आपकी आर्केटाइप एक शब्दावली है जिसका संबंध है तो किससे है? इसका संबंध जंग से है, फ्रूड से है, एडलर से है, आपका स्किनर से है. तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका जंग. तो जो आपकी आर्केटाइप है ये आपकी ये जो टर्मिनोलॉजी जो टर्म है ये एसोसिएटेड है किसके साथ? ये जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं कौन? जंग, इनके साथ एसोसिएटेड है. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं. तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर इन इंसाइटफुल लर्निंग, तो व्यवहारिक शिक्षा में बहुमूल्य योगदानकर्ता क्या है? कौन है जिन्होंने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है आपका किसमें? इंसाइटफुल लर्निंग में. तो ये इंसाइटफुल एक इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी भी है आपकी एक साइकोलॉजी. तो किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है, स्किनर है आपके, पावलव है आपके या कोहलर है? तो किसने इस थ्योरी के बारे में इसमें कंट्रीब्यूट किया है आपके? तो वो रहेंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी आपके राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कोहलर. कोहलर ने आपकी जो थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने चिंपैंजी पे अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था. ये था आपका थ्योरी जो इंसाइटफुल लर्निंग की थ्योरी है. मैं आपको डिटेल में इसके बारे में करवाऊंगी जब हम क्वेश्चन पेपर को खत्म करेंगे, तो मैं वन बाय वन आपको इंपॉर्टेंट थ्योरीज करवाऊंगी. तो जिसमें आपको थॉर्नडाइक में पहले ऑप्शन में, तो ये थ्योरीज जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. जैसे थॉर्नडाइक की आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी हो गई. ठीक है. स्किनर की हो गई आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गई, है ना. पावलव की आपकी क्लासिकल हो गई. ठीक है. और कोहलर की आपकी इंसाइट थ्योरी. ठीक है.
ये हो गई आपकी थ्योरीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपने पढ़नी है और आपने इनके एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ने किस पे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, द कंसेप्ट्स लाइक इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस आर एसोसिएटेड विद, यानी आपका जो आत्म निरीक्षण और चेतन अनुभव जैसी जो अवधारणाएं हैं वो किससे संबंधित हैं। तो ऑप्शन है आपका फंक्शनलिज्म से संबंधित है, बिहेवियरिज्म से संबंधित है, या आपका स्ट्रक्चरलिज्म से संबंधित है, या गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से संबंधित है। तो ये जो दो आपकी जो मेथड्स दिए हैं, आप इनके कह सकते हैं, जो दो कंसेप्ट दिए हैं, लाइक आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड हो गया, या आपकी इंट्रोस्पेक्शन आप कंसेप्ट कह सकते हैं, या कॉन्शियस एक्सपीरियंस कह सकते हैं। तो ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, यानी आपका आत्म निरीक्षण और आपकी चेतन अनुभव किसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका स्ट्रक्चरलिज्म, यानी आपका संरचनावाद से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जब डिटेल में कराऊंगी तो आपको वन बाय वन बताऊंगी कि फंक्शनलिज्म क्या होता है, बिहेवियरिज्म क्या होता है, जो आपके बिहेवियर पे स्टडी करता है, स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, गेस्टाल्ट जो आपकी साइकोलॉजी है वो क्या है। तो ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं हम। फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ड साइकोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो जो पहली बार आपकी जो कह सकते हैं आप जो मनोविज्ञान शब्द है उसका प्रयोग किसने किया। तो आपके ऑप्शन है रुडोल्फ गॉल, या आपकी विलियम जेम्स हैं, आपके सिगमंड फ्रूड हैं, आपके सीजी जंग हैं। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ये आपके साइकोलॉजिस्ट के नेम्स हैं। तो अब आपने इसमें जो क्वेश्चन के हिसाब से बताना है कि पहली बार साइकोलॉजी को किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो वो किया था आपकी रुडोल्फ गॉल्फ ने, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन है, थॉट प्रोसेस इन द मेन कंपोनेंट ऑफ डैश पर्सपेक्टिव, जो विचार प्रक्रिया है जिसको कहते हैं डैश परिप्रेक्ष्य का मुख्य घटक है। किसका मुख्य घटक है आप कह सकते हैं, मेन कंपोनेंट किसका है आपका, ये गेस्टाल्ट का है, बायोलॉजिकल का है, आपका ह्यूमनिस्टिक का है, या कॉग्निटिव का है। तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो आपका थॉट प्रोसेस है वो मेन कंपोनेंट है आपका किसका, कॉग्निटिव का, ठीक है। तो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का ये मेन कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, तो जो मॉडर्न साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी है यानी आपकी आधुनिक मनोभाषाई सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो आपके ऑप्शन है चॉम्स्की ने किया है इसको, या कोहलर ने किया है, पियाजे ने किया, या कोलबर्ग ने किया था। तो जैसे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं एक उसका राइट आंसर हो जाएगा, बट जो बाकी के तीन ऑप्शंस हैं वो उनको भी आपने डिटेल में करना है, क्योंकि ये जैसे बार बार कोहलर रिपीट हो रहा है, कोलबर्ग रिपीट हो रहा है, कोहलर रिपीट हो रहा है, पियाजे रिपीट हो रहा है, चॉम्स्की रिपीट हो रहा है, तो यहीं से क्वेश्चन बन के नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, या नेक्स्ट पेपर में वहीं से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं, जो साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी है वो किसने डेवलप की है, आपकी आधुनिक मनोभाषाई सिद्धांत किसने डेवलप किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चॉम्स्की, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। इसमें उन्होंने लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज पे उन्होंने अपनी थ्योरी दी कि बच्चा लैंग्वेज को कैसे सीखता है, कौन से एनवायरनमेंट में सीखता है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी चॉम्स्की आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस तरह से थ्योरीज में क्वेश्चंस आते हैं, लाइक इसमें पूछा था लिंग्विस्टिक थ्योरी किसने दी, तो आपने ये नोट डाउन करते रहना है साथ साथ में कि ये थ्योरी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं बाद में। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज प्रपोज्ड बाय, जो आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है जिसको आप कहते हैं आत्मबोधन, जो आपका प्रस्तावित है, तो कैसे किसने प्रपोज किया था, वो किसने दिया था आपका, कार्ल रोजर ने दिया था, अब्राहिम मैस्लो ने दिया था, सिगमंड फ्रूड ने दिया था, या विलियम जेम्स ने दिया था। तो किसने आपका ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट दिया था। तो ये कंसेप्ट दिया था आपका अब्राहिम मैस्लो, जिसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको बहुत बार, हर बार इससे क्वेश्चन आता है और मैं हर बार आपको इसके बारे में बताती हूँ। अब्राहिम मैस्लो ने अपना हायरार्किकल स्ट्रक्चर दिया, जिसमें उन्होंने क्या व्यक्ति की नीड्स को डिफरेंट 5 उसमें डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले वो कहते हैं कि जो व्यक्ति है उसको उसकी क्या कुछ होती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद व्यक्ति की क्या होती है, सेफ्टी नीड्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस आ जाता है आप व्यक्ति की, कि हाँ उसको अपने रिलेशनशिप चलाने हैं, आप कह सकते हैं सोसाइटी के साथ उसको बन के रहना है, तो सरवाइव करने के लिए, क्योंकि आपका सोशली आपके रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। ओके, उसके बाद आ जाएंगे एस्टीम नीड्स आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन
नीड्स, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रपोज्ड बाय, तो जिन्होंने भी अब्राहम मैस्लो की थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा वो इजीली इस ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको, जैसे मैंने आपको बोला कि बाकी जो ऑप्शंस है आपने उनको भी नोट डाउन करना, लाइक रोजर की थ्योरी के बारे में आपने पढ़ना है, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी के बारे में पढ़ना है, विलियम जेम्स के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन आपको, क्योंकि बाकी के बारे में आपको पता होगा तो फिर आप इजीली टिक कर पाएंगे उसको। बाकी आपने कोशिश करनी है कि आप डायरेक्ट उसी जो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये इस साइकोलॉजिस्ट ने इसके बारे में बताया है। 11th क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डार्विन द वेरिएशन इन बिहेवियर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज ड्यू टू, तो ये आपका यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन पेपर में, यहाँ पे आएगा आपका जनरेशन, ठीक है, ठीक है, ये आपका आ गया। ओके, क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू डार्विन द वेरिएशन इन बिहेवियर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज ड्यू टू, तो जो आपका डार्विन ने कहा है कि एक निबंध से अगली पीढ़ियों तक व्यवहार में भिन्नता का क्या कारण है, तो आपका ऑप्शन है आपका सिलेक्शन है, कल्चरल चेंजेस है, इनहेरिटेंस है, आपका नन ऑफ दीज है। तो कौन सा कारण रहता है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका इनहेरिटेंस, यानी आपका विरासत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 11 का सही हो जाएगा। 12th है चिल्ड्रन ऑफन लर्न द हैबिट्स ऑफ टेलिंग लाई व्हेन द डिसिप्लिन इज, तो बच्चा जो है वो अक्सर झूठ बोलने की आदत तब सीखते हैं जब अनुशासन हो। कौन सा डिसिप्लिन रहता है, अथॉरिटेटिव रहता है जब एनवायरमेंट या डिसिप्लिन, तब बच्चे झूठ बोलना सीखते हैं, परमिसिव रहता है, डेमोक्रेटिक रहता है या सबमिसिव रहता है, तो ये ऑप्शंस हैं। और क्वेश्चन है कि बच्चे अक्सर झूठ बोलने की आदत तब सीखते हैं जब वो अनुशासन रहता है, तो कौन सा अनुशासन या कौन सा डिसिप्लिन रहता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा, यानी आपका आधिकारिक जो आपका अनुशासन होता है, अथॉरिटेटिव, जब बच्चे को अथॉरिटी में एक आप बंद करेंगे तो बच्चे जो अपने हिसाब से चीजों को करना शुरू करेंगे कि हाँ उसको लगेगा कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो वो चीजें सही रहेंगी, तो वो बच्चा झूठ बोलने लग जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 12 क्वेश्चन का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर्स इट पर्पस टू मेजर इज, तो यह एक सीमा है जिसे एक परीक्षण द्वारा मापना चाहता है, तो ये आपका पर्पस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, और आपका ऑप्शन है आपका वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी है, नॉर्म्स है या फिर प्रोबेबिलिटी है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी वैलिडिटी, ठीक है। 13 क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है डैश रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ इंडिविजुअल विद ऑल हिज और हर पोटेंशियल, यानी डैश व्यक्ति के उसकी संपूर्ण क्षमता के साथ विकास को संदर्भित करता है, तो क्या संदर्भित करता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सब्जेक्टिव कॉम्पिटेंस, मूड मैनेजमेंट या आपकी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, तो क्या रेफर करता है आपका इंडिविजुअल के साथ उसके पोटेंशियल को, उसकी डेवलपमेंट की पोटेंशियल को, तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, यानी आपकी संज्ञानात्मक क्षमता, ठीक है। तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 15 क्वेश्चन पे आते हैं डैश में बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी टू चूज वन एक्टिविटी इन प्रेफरेंस टू अनदर, ओके, सो डैश को एक गतिविधि को दूसरी गतिविधि की तुलना में प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो कौन सी प्रवृत्ति है, कौन सी प्रेफरेंस आप कह सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप इसको, इंटेलिजेंस के साथ, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड या आपका एप्टीट्यूड, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर बी यानी आपका इंटरेस्ट आप कह सकते हैं, बट इसकी इंटरेस्ट इसमें गलत दी गई है। इंटरेस्ट जिस तरह व्यक्ति की जो आप इच्छाएं आप कह सकते हैं, इंटरेस्ट जिस चीजों में होता है तो वो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी इंटरेस्ट में बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी टू चूज वन एक्टिविटी प्रेफरेंस टू अनदर, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 16 क्वेश्चन है Stephen Ceci has suggested that intelligence consists dash of that are dash based on linked into context, यानी आपका स्टीफन ने सुझाव दिया है कि बुद्धि में डैश शामिल है जो डैश पर आधारित है और संदर्भ से जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन है आपका मल्टीपल एबिलिटीज
या बायोलॉजिकली, मल्टीपल इंटेलिजेंस और लर्निंग, मॉड्यूल्स या डेवलपमेंटली, आप कह सकते हैं प्रोसेसर या कॉग्निटिवली। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका क्या हो जाएगा मल्टीपल एबिलिटीज और बायोलॉजिकली। ठीक है, 17 पे आते हैं। पर्सनल बॉडीली नॉलेज एंड आर इंटेलिजेंस ऑफ कंसर्न टू, यानी व्यक्तिगत शारीरिक ज्ञान और बुद्धि चिंता का विषय है। किसका विषय है? एक स्टर्नबर्ग ने इसके बारे में दिया है, गार्डनर ने दिया है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरिस्ट ने इसके बारे में बताया है, या बिने। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही हो जाएगा, गार्डनर। जब भी मैंने आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरीज के बारे में बताया था, गार्डनर ने अपनी 8 तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने पर्सनल के बारे में बताया है, आप बॉडीली काइनेस्थेटिक के बारे में बताया। तो ये सब इंटेलिजेंस जो है वो किसके साथ जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी है आपकी गार्डनर की जो थ्योरी है, जिसमें उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया है, ये उसके साथ जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। 18th क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज द बेसिक प्रोसेसिंग मैकेनिज्म प्ले इन एंडरसन थ्योरी? तो जो एंडरसन का जो सिद्धांत है उसके बुनियादी प्रसंस्करण तंत्र का क्या भूमिका निभाता है? तो जो एंडरसन की जो थ्योरी है आपकी, उसमें जो मैकेनिज्म है वो क्या रोल प्ले करता है, यानी बेसिक प्रोसेसिंग मैकेनिज्म प्ले इन एंडरसन थ्योरी, तो कौन सा रोल प्ले करता है जो आपका बेसिक प्रोसेसिंग मैकेनिज्म है? तो आपका ऑप्शन है इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटीज दैट डिटरमिन इंटेलिजेंस, या आपका इट इज वन ऑफ द सब टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, ये है आपका ऑप्शन में। इट इंप्लीमेंट्स थिंकिंग, या आपका ऑप्शन डी है इट इज अनदर नेम ऑफ प्रोपोजिशनल थॉट्स। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो जो आपका बेसिक प्रोसेसिंग मैकेनिज्म है वो क्या रोल प्ले करता है आपकी एंडरसन की थ्योरी में? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, इट प्लेज द इम्प्लीमेंट थिंकिंग, इट इम्प्लीमेंट्स थिंकिंग, यानी ये क्या करता है आपका, ये सोच को लागू करता है, किसमें? एंडरसन की थ्योरी में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट हो जाएगा, किसमें? क्वेश्चन नंबर 18 में। 19th क्वेश्चन है, इन स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस द सॉल्यूशन ऑफ एन एनालॉजी आइटम इन्वॉल्व्स। तो जो आपकी स्टर्नबर्ग की जो आपकी थ्योरी है, स्टर्नबर्ग की जो बुद्धि के त्रिआयामिक सिद्धांत है, उसमें एक सादृश्य वस्तु के समाधान में क्या शामिल है? एनकोडिंग प्रोसेसेस एंड कंपैरिजन प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शामिल है, जर्नल प्रोसेसेस एंड स्पेसिफिक प्रोसेसेस, या आपकी वर्बल एबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस एबिलिटीज। तो क्या शामिल है जो आपकी स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी है उसमें जो एनालॉजी है उसका क्या शामिल है उसमें? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका इनकोडिंग प्रोसेसेस एंड कंपैरिजन प्रोसेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च शोज दैट द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू टीचर्स इफेक्टिवनेस। तो रिसर्च शोध से पता चलता है कि निम्नलिखित में से शिक्षक की प्रभावशीलता में योगदान नहीं देता है। तो जो टीचर्स की इफेक्टिवनेस है उसमें क्या कंट्रीब्यूट नहीं करता है? तो क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो उसमें नोट दिया है या नहीं दिया है वो आपने जरूर देखना है। तो कई बार जल्दबाजी में हम क्वेश्चन वही टिक कराते हैं जो उसका राइट आंसर होता ही नहीं, यानी जो एक्चुअल में आंसर जो मतलब अगर पूछा होगा टीचर्स की इफेक्टिवनेस क्या है, पर अब कुछ नहीं दिए होंगे, बट जो नहीं होगी कई बार हम उस पर टिक कराते हैं, जो अगर पूछा नहीं है तो हम दी जो होती है वो टिक कराते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अगर नोट दिया है तो नोट के हिसाब से उसको टिक करना है। ऑप्शन है कम्युनिकेशन स्किल्स, क्वेश्चन है जो टीचर की इफेक्टिवनेस होती है रिसर्च के हिसाब से वो नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स, यूज ऑफ आईसीटी, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यूज ऑफ स्टूडेंट्स फीडबैक, यानी आपकी संचार कौशल शामिल नहीं है टीचर्स की इफेक्टिवनेस में। आईसीटी का उपयोग, वर्षों का अनुभव या आपके छात्र प्रतिक्रिया का उपयोग, तो क्या शामिल नहीं है रिसर्च जो हुई है, शोध जो हुआ है उसके हिसाब से। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो वर्षों का एक अध्यापक का जो एक्सपीरियंस होता है वो टीचर्स की इफेक्टिवनेस में काउंट नहीं होता है, बाकी ये सब चीजों उसमें काउंट होती है। स्टूडेंट्स का जो फीडबैक होता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, आपकी यूज ऑफ आईसीटी, ये सब चीजें टीचर्स की इफेक्टिवनेस में क्या होती है, काउंट होती है। 21st क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन मैचुरेशन, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिपक्वता को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, तो कौन सी स्टेटमेंट है जो बेस्ट डिफाइन करती है किसको, मैचुरेशन को। तो स्टेटमेंट्स है, ए है इट इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन सोशल कॉग्निटिव लर्निंग, कि ये डायरेक्टली बेस्ड है किस पे, सोशल कॉग्निटिव लर्निंग पे, ठीक है। इट इज एन ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी दैट नेचुरली अनफोल्ड्स ओवर टाइम, यानी आपकी ये शरीर पर एक स्वचालित जैविक विकास है, जो स्वाभाविक रूप से समय के साथ क्या करता रहता है, विकसित होता रहता है, यानी जो समय के साथ जो विकसित होता रहता है, ठीक है। सी है आपका, इट डज नॉट टेक प्लेस इन ह्यूमन बीइंग, के ह्यूमन बीइंग यानी मानव जो मनुष्य में यह नहीं रहता है या कहीं पे भी प्लेस नहीं करता है, ठीक है। इट इज द बेसिक ऑफ ऑल फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये सभी शारीरिक और शारीरिक विकास का क्या है, एक आधार है, ठीक है। तो क्या डिफाइन कर रहा है मैचुरेशन को, तो ये थे आपके ऑप्शंस। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आपका बी है, इट इज एन ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी दैट नेचुरली अनफोल्ड्स ओवर टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22nd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चॉम्स्की थ्योरी, जो चॉम्स्की ने अपनी थ्योरी दी है, जो उन्होंने लिंग्विस्टिक की बात की है, जिसमें वो साइको लिंग्विस्टिक की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, तो उसमें कौन सा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा चॉम्स्की के सिद्धांत की विशेषता है, तो ये बतानी है। इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है वो है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज बिटवीन 3 and 5 years ऑफ एज, यानी जो बच्चे में भाषा का जो विकास होता है वो कब होता है, जब बच्चा 3 से 5 साल की उम्र में होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन रीइंफोर्समेंट रिसीव्ड बाय द चाइल्ड, यानी बच्चे का जो भाषा का विकास होता है वो किसी के द्वारा प्राप्त सुदृढ़ीकरण पर निर्भर करता है, किसी के द्वारा दी हुई रीइंफोर्समेंट पर निर्भर करता है, जब बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिलेगी तभी वो क्या करेगा, लैंग्वेज को सीखेगा। ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है चिल्ड्रन एक्वायर मिस्टेक्स इन लैंग्वेज बाय ऑब्जर्विंग देयर पेरेंट्स एंड अदर अराउंड देम, यानी बच्चे अपने माता पिता और अपने आसपास के अन्य लोगों को देखकर भाषा में गलतियां सीखते हैं, ठीक है। ये आपका थर्ड है। फोर्थ है आपका चिल्ड्रन हैव एन इनेट मेंटल ग्रामर, की बच्चों में जन्मजात मानसिक व्याकरण होता है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22, और जो आपका राइट आंसर है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। यानी चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चों में क्या है, जन्मजात से ही उनमें क्या होता है, मेंटल ग्रामर होता है, ठीक है, मानसिक व्याकरण उनमें शामिल होता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसके हिसाब से चॉम्स्की ने अपनी लर्निंग थ्योरी दी है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ये था हमारा 22nd क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फेलियर टू डेवलप कंसिस्टेंट आइडेंटिटी रिजल्ट इन, यानी यहाँ पर सुसंगत पहचान विकसित करने में विफलता के परिणाम स्वरूप, तो क्या है, रिजल्ट इन इंफीरियरिटी, रोल कंफ्यूजन, स्टैग्नेशन या आपका सोशल आइसोलेशन। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, और जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रोल कंफ्यूजन, भूमिका भ्रम जो है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 23rd क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेक्टिंग मूवमेंट इन स्पाइट ऑफ कैमोफ्लेज इज इजियर फॉर पीपल हु आर, यानी छलावरण के बावजूद गतिविधियों का पता लगाना उन लोगों के लिए आसान है जो क्या है, फील्ड डिपेंडेंट है, इन फील्ड डिपेंडेंट है, बोथ फील्ड डिपेंडेंट एंड फील्ड इंडिपेंडेंट है, नीदर फील्ड डिपेंडेंट और नॉर फील्ड डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस है, यानी आपको जो डिटेक्टिंग मूवमेंट इन स्पाइट ऑफ कैमोफ्लेज इज इजियर टू पीपल हु आर, तो जो लोग होते हैं कौन से होते हैं, फील्ड डिपेंडेंट होते हैं या इन फील्ड डिपेंडेंट होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी इन फील्ड डिपेंडेंट। यानी आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें इसका आंसर नहीं दिया गया है, बट मैंने जो इसके बारे में पढ़ा है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25th क्वेश्चन है, पीपल विद मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन वुड हैव एन IQ इन द रेंज ऑफ, जो आपके मध्यम मानसिक मंदता वाले लोग होते हैं
उनका आईक्यू निम्न सीमा से कम होगा। तो कौन सी सीमा से उनका जो आईक्यू है वो कम होगा? तो आंसर इज ऑप्शन है आपके 10 to 19, 35 to 49, 55 to 70 और आपका 20 to 34। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, यानी 35 और 45 के बीच में क्या रहेगा? जो लोग मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन से के लोग होंगे उनका आईक्यू इस सीमा से क्या होगा? कम होगा, या इस सीमा के बीच में उनका आईक्यू रहेगा, यानी 35 to 49 के बीच में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज फेमस साइकोलिंग्विस्टिक? सो इस थ्योरी से इस बार इसका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है। सो कहीं से भी आपको, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था उसमें आपके पियाजे से 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। इस वाली थ्योरी में आपके इस थ्योरी से 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो क्वेश्चन है आपका हु इज द फेमस साइकोलिंग्विस्टिक, यानी प्रसिद्ध मनोभाषाविद कौन है? क्वेश्चन देख के आपने पता लगा लिया होगा। ऑप्शन है आपके गार्डनर, एलन न्यूलन, या आपके साइमन है, आपके चॉम्स्की है। तो ये आपके ऑप्शन है, गार्डनर है, न्यूएल है, आपका साइमन है, चॉम्स्की है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी नॉम चॉम्स्की है, जो किसकी बात करते हैं? साइकोलिंग्विस्टिक की, जो लैंग्वेज की बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी साइकोलॉजी में, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है और ये आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे सीटेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें थ्योरीज, बहुत ज्यादा थ्योरीज और भी आती हैं। सो क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है, आपने उसको अच्छे से पढ़ना है। बाकी ऑप्शंस के बारे में भी आपने पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 26 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन है आपका, वो रहेगा अकॉर्डिंग टू द जेबी वॉटसन साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ। तो जेबी वॉटसन के हिसाब से साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ। तो साइकोलॉजी किसकी साइंस है? तो ऑप्शन है आपके आत्मा का, मन की, व्यवहार की, आपके मस्तिष्क की। तो किसकी है वॉटसन के हिसाब से? साइकोलॉजी जो है वो साइंस है, वो विज्ञान किसका है? तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिहेवियर। साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर अकॉर्डिंग टू जेबी वॉटसन। ये भी आपको पढ़ना है, इनके बारे में भी पढ़ना है कि सोल किसने कहा था, माइंड किसने कहा था, ब्रेन किसने कहा था। तो ये भी इसके बारे में आपने पढ़ना है, बाकी ऑप्शंस के बारे में भी आपने पढ़ना है। 28 को 27 तक डिस्कस हो गया। 28 क्वेश्चन है हु डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के संबंध में जीव की गतिविधियों के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान को किसने परिभाषित किया है? तो किसने परिभाषित किया? जेबी वॉटसन है, सिगमंड फ्रॉइड है, वुडवर्थ है, आपके विलियम जेम्स है। तो किसने इसको परिभाषित किया है? तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी वुडवर्थ। यानी वुडवर्थ ने ये क्या किया है? इस डेफिनेशन के बारे में बताया है, ठीक है। क्या कहा है कि डिफाइंड साइकोलॉजी के बारे में कहा है कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है वुडवर्थ ने दी है। मैं आपको इसके बारे में एक बात बताना चाहती हूँ कि जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो डेफिनेशंस होती हैं, वो 90 to 95% चांसेस होते हैं कि वो रिपीट नहीं होती हैं। बट क्योंकि प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि मतलब 5% 10% चांसेस रहते हैं कि कई बार आ जाए। तो आपने इसकी काफी डेफिनेशंस पढ़ लेनी है जब आप इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। 29 क्वेश्चन है Who defined psychology as the science of immediate experience with consciousness being the main subject matter, यानी मनोविज्ञान को किसने मुख्य विषय वस्तु चेतना के साथ तत्काल अनुभव के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो किसने ये डेफिनेशन दी है? आपकी टिचनर ने दी है, आपकी विलियम जेम्स ने दी है, सिगमंड फ्रॉइड ने दी है, या विलियम वुड ने दी है? ये आपके ऑप्शंस हैं। तो जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर आंसर की के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर दिया गया है, ओके। बट जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है, बाकी आप खुद भी इसके बारे में सर्च कर सकते हो, आप इंटरनेट पे इसको सर्च कर सकते हो। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से जिसने इसके बारे में कहा है वो है आपके विलियम वुड, इन्होंने कहा है। बट क्योंकि ऑफिशियल की के हिसाब से आपका राइट आंसर ई.बी. टिटनर दिया गया है, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना है। तो अब क्योंकि इन्होंने इस हिसाब से दिया है तो मैं आपको उस हिसाब से करवा रही हूँ, बट राइट आंसर इसका इंटरनेट के हिसाब से उसमें विलियम वुड दिया गया है। 30th क्वेश्चन है विच साइकोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था?
जेम्स ने किया था, वाटसन ने किया था, मैकडोगल ने किया था, आपके विनय ने किया था। तो पहली बार किसने इंटेलिजेंस के बारे में, किसने इंटेलिजेंस को कंस्ट्रक्ट किया था, किसने इंटेलिजेंस को, किसका निर्माण किया था, तो वो किया था आपके ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अल्फ्रेड बिनेट जो है उन्होंने क्या किया था, इसको कंस्ट्रक्ट किया था। इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, आपने इसको डिटेल में पढ़ना है। किसने ये दिया था, मतलब आपको गिवन बाय ये भी पूछ सकते हैं, या फर्स्ट टाइम इसका यूज्ड बाय, तो ये पूछ सकते हैं, किसी भी तरह से आपको पूछ सकते हैं। इसमें उन्होंने पूछ लिया कि कंस्ट्रक्ट किसने किया था, यूज किसने किया था, बनाया किसने, लैब कहाँ है, कब बना, क्या इसका फॉर्मूला है। तो मैं आपको एक बार इसका फॉर्मूला बता दूं, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। यानी मेंटल एज जो होती है, जो आपका टेस्ट हुआ है उसमें जो आपका स्कोर रहा है, और क्रोनोलॉजिकल एज जो आपकी एक्चुअल उम्र है, जो आपकी एज है इस समय पे जब टेस्ट किया गया उस समय क्या उम्र थी, तो वो उस पर रखेंगे आपका, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपको डिटेल में करवाऊंगी कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। फिलहाल के लिए अभी आपको इतना शॉर्ट में बता देती हूँ। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे और आपने सीखा होगा इससे कुछ ना कुछ। अगली वीडियो में मिलेंगे आपको बहुत ही जल्द किसी अलग क्वेश्चन पेपर के साथ, किसी अलग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।